प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे तथा जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों फिजिक्स में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ से पढ़कर फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार बोलते हैं श्री गणेशाय नमः, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि विद्युत आवेश के दो मौलिक गुणों को लिखें। ये सवाल जो है 2018 ईस्वी में बिहार बोर्ड में पूछा गया था कि विद्युत आवेश जो है इसके दो मूलभूत गुण क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या है, इसको लिखना है। इसको लिखने से पहले आप लोग को रेगुलर क्लास में बताए थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, विद्युत आवेश क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो विद्युत आवेश के बारे में आप लोगों को बताए थे कि विद्युत आवेश जो है किसी पदार्थ का आंतरिक गुण है जिसकी वजह से विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या फिर अनुभव किया जाता है। इस प्रॉपर्टीज को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दो टाइप के होता है। एक को बोला जाता है पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश, और दूसरे को बोला जाता है निगेटिव चार्ज यानी ऋण आवेश बोला जाता है। तो चलिए विद्युत आवेश के कुछ मूलभूत गुणों को देखते हैं। पहला गुण यहाँ पर लिखा गया है कि समान प्रकृति के आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि असमान प्रकृति के आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। समान प्रकृति कहने का मतलब अगर प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, या फिर माइनस माइनस रहेगा तो भी एक दूसरे को क्या करेगा? तो प्रतिकर्षित करेगा। जबकि असमान प्रकृति, असमान कहने का मतलब एक प्लस वाला रहेगा और एक माइनस वाला रहेगा तो एक दूसरे को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। या फिर एक माइनस वाला रहेगा एक प्लस वाला रहेगा तो भी एक दूसरे को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। प्लस प्लस आएगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, माइनस प्लस आएगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। आप लोगों से एक सवाल है, जब एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो इसके बीच कौन सा बल लगेगा? इसका जवाब आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगला दूसरा प्रॉपर्टीज है कि आवेश संरक्षित होते हैं। चार्ज इज कंजर्व्ड। तो आप लोग जो है ऊर्जा के बारे में पढ़ा होगा, ऊर्जा जो है संरक्षित होता है। इस ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा जो है संरक्षित है। ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता। उसी प्रकार चार्ज भी जो है, आवेश भी जो है संरक्षित होता है। किसी विलगित निकाय पर कुल आवेश का मान नियत होता है, यानी आवेश का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि आवेश जो है एक आवेशित वस्तु से दूसरी आवेशित वस्तु में स्थानांतरित होते हैं। इसलिए यहाँ लिखा गया कि आवेश जो है संरक्षित होते हैं। अगला प्रॉपर्टीज है कि आवेश क्वांटमीकृत होते हैं। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटमीकृत का मतलब क्या होगा कि कोई भी आवेशित वस्तु है उस वस्तु पर आवेश की मात्रा जो है हमेशा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसी को आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। और आप लोग इसमें फॉर्मूला पढ़े होंगे Q बराबर NE, जहां N बराबर जो है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 होता है, और E जो है E का मान 1.6 गुने 10 की घात माइनस 19 कूलम होता है। अगला प्रॉपर्टीज है इसका कि आवेश जो है निश्चरता गुण प्रदर्शित करता है। निश्चरता का मतलब आवेश इनवेरिएंट होता है। अगर कोई वस्तु है, मान लेते हैं वस्तु है ये विराम में स्थित है और इस पर 5 कूलम आवेश है। अब ये वस्तु जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति करना शुरू कर दिया, तो अब इस पर चार्ज का मान क्या होगा? तो आवेश जो है किसी वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। चाहे वस्तु विराम में हो चाहे वस्तु गति में आ जाए तो उस पर आवेश का मान समान होता है। विराम में अगर वस्तु पर आवेश 5 कूलम है तो वो गति में भी चला जाएगा तो उस पर आवेश का मान 5 ही कूलम होगा। यानी हम बोल सकते हैं आवेश जो है वस्तु के वेग से स्वतंत्र होता है, यानी आवेश अचल होते हैं। अगला प्रॉपर्टीज है कि समान मात्रा में धनावेश तथा ऋणावेश एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। समान मात्रा में धनावेश तथा ऋणावेश जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अगर कोई वस्तु है उस पर 5 कूलम धनावेश है और 5 कूलम ऋणावेश है तो उस पर अगर नेट चार्ज निकालने जाएंगे तो नेट चार्ज निकल के आएगा 0 आ जाएगा। यानी समान मात्रा में धनावेश और जो एक दूसरे को क्या कर दिया है? न्यूट्रल कर दिया, उदासीन कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेश के आयतन घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसके एसआई मात्रक को लिखें। ये सवाल जो है बिहार बोर्ड में 2021 और 2025 में पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। समझते हैं पहले आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है। तो आवेश का आयतन घनत्व, जब आवेश का वितरण जो है, जब आवेश का वितरण किसी आयतन में एक समान रूप से किया जाता है तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही आवेश का आयतन घनत्व बोला जाता है। मान लेते हैं यहाँ पर Q चार्ज है और इस Q चार्ज को इसके अंदर एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वितरित किया गया और इसका आयतन V है। तो इसका आवेश का आयतन घनत्व क्या हो जाएगा, तो Q बटा जो V है इसी को बोला जाता है आवेश का आयतन घनत्व बोला जाता है। यहाँ से इसको इस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं कि जब आवेश का वितरण किसी आयतन में एक समान रूप से किया जाता है तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। वही बात यहाँ लिखा गया है, जब आवेश का वितरण किसी आयतन में एक समान रूप से किया जाता है तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है और आवेश के आयतन घनत्व को जो है रो से सूचित किया जाता है। आगे लिखा गया है कि यदि भी आयतन में जो है Q आवेश एक समान रूप से वितरित है तो आवेश का आयतन घनत्व जो हो जाएगा आवेश की कुल मात्रा बटे आयतन हो जाएगा और आवेश के आयतन घनत्व को जो है रो से सूचित करते हैं तो रो बराबर जो हो जाएगा Q बटा V हो जाएगा। आगे सवाल में था इसके एसआई मात्रक को लिखे। तो अगर आवेश के आयतन घनत्व का एसआई मात्रक लिखे तो ये हो जाएगा कूलम प्रति मीटर क्यूब, या इसको हिंदी में पढ़ेंगे कूलम प्रति घन मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C (m)³ लिख सकते हैं। आगे तो ऑब्जेक्टिव आप लोग से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आवेश का जो विमीय सूत्र क्या होता है। तो आवेश का जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र जो होता है ये होता है ATL-3 होता है। और इसके अतिरिक्त ये सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है, इसको भी आप लोग उसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसके एसआई मात्रक को लिखें। ये सवाल जो है बिहार बोर्ड में 2020 में पूछा गया है। समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। रेगुलर क्लास में आप लोगों को बताए थे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। मान लेते हैं अगर Q कोई चार्ज है तो इस चार्ज के आसपास जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। अगर इससे किसी डिस्टेंस r पर हमको अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो उसको कैसे निकालते थे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को लाते थे और वो टेस्ट चार्ज जो है वो परीक्षण धनावेश जो है जितना बल अनुभव करता था उस बल में उस परीक्षण आवेश से डिवाइड कर देते थे तो एक क्वांटिटी निकल के आता था और उसी क्वांटिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोला जाता था। यानी ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ से हम लोग जो इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। और यही बात यहाँ लिखा भी गया है कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसे वेक्टर E द्वारा सूचित किया जाता है। तो वेक्टर E बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वेक्टर E बराबर हो जाएगा वेक्टर F बटे Q नोट हो जाएगा, जहां Q नोट जो है टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण धनावेश है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है सदिश राशि है। जब ये सदिश राशि है तो इसमें परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा की बात करें, जो परीक्षण धनावेश है उस पर लगने वाले बल की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। आगे इसी में इसका अगला भाग था कि इसके एसआई मात्रक को लिखे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि E बराबर जो फॉर्मूला इसका होता है F बटे Q नोट। अगर किसी भी भौतिक राशि का फॉर्मूला मालूम रहता है तो उसका हम एसआई मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो F का एसआई मात्रक बटे Q नोट का एसआई मात्रक। F यानी बल है, Q नोट यानी आवेश। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। अगर एग्जाम में ये भी पूछ ले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है तो इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो विमीय सूत्र जो इसका होगा
विमीय सूत्र। तो आगे क्या है, तो एफ बटे क्यू नॉट है, तो बल का विमीय सूत्र बटे क्यू नॉट का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र जो होता है एम एल टी माइनस 2 होता है, और जो है ये आवेश है, आवेश का विमीय सूत्र जो होता है ए टी होता है। यहां से एम ये टी जो उसके बाद क्या है एल है, ये टी नीचे है, इसका घात 1 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर यहां से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा टी की घात 2 माइनस 1, यानी टी की घात -3, और ये ए को ऊपर ले जाएंगे तो ए की घात -1 हो जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो M1 L1 T -3 और A -1 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल जो आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश संरक्षण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये सवाल जो है 2020 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है और 2022 में, और ये सवाल जो है 12th बोर्ड 2026 के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझते हैं। आवेश संरक्षण सिद्धांत, आवेश संरक्षण सिद्धांत होता क्या है, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार जो है ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा जो है एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। उसी प्रकार चार्ज जो है, आवेश जो है किसी विलगित निकाय के अंदर, किसी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो है कुल आवेश जो होता है स्थिर होता है, नियत होता है। अर्थात आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि आवेश जो है एक रूप से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। वही बात यहाँ लिखा गया है कि आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश का ना तो सृजन किया जा सकता है, सृजन यानी ना ही सृजन किया जा सकता, सृजन यानी निर्माण किया जा सकता है, और ना ही विनाश किया जा सकता है, बल्कि आवेश जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है, और इसे ही जो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कांच की छड़ को, मान लेते इधर एक कांच का रॉड है और एक रेशम का कपड़ा है, तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे रेशम का कपड़ा जो है ऋणावेशित हो जाता है और ये कांच की छड़ जो है धनावेशित हो जाता है। यहाँ पर क्या, इससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें स्थानांतरित हुआ है। रेशम के कपड़ा पर जितना ऋणावेश उत्पन्न हुआ है उतना ही ये जो कांच की छड़ है उस पर धनावेश उत्पन्न हुआ है। अगर नेट चार्ज देखेंगे तो यहाँ पर दोनों मिला के नेट चार्ज जो है वो 0 है, और यही क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ सकता है, आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो आवेश की उत्पत्ति का जो है मूल कारण इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण है। उम्मीद है कि आप लोग को ये जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका 2 सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, इसके SI मात्रक को लेकर समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझने से पहले हमको समझना होगा विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। रेगुलर क्लास में आप लोग को बताया गया था कि जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जो है एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होता है तो आवेशों का यह निकाय जो है विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी को जो गुणनफल होता है, आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसी को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। चलिए इसको देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है, लिखा गया है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच की दूरी का मतलब दो चार्ज होता है, उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे सूचित किया जाता है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को जो है P से सूचित किया जाता है। यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें -Q चार्ज है, +Q चार्ज है, और ये दोनों जो है एक दूसरे से
अल्प दूरी 2L की डिस्टेंस पे स्थित है। तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये P बराबर Q इंटू 2L, जहां Q जो है इस विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण है और 2L जो है इसके बीच की दूरी, यानी ये 2L वाला डिस्टेंस है। आगे इस सवाल में था इसके SI मात्रक को लिखें। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक जो होता है वो कूलम मीटर होता है। ये कहां से निकला है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला इसका जानते हैं, P बराबर Q इंटू 2L। तो Q का SI मात्रक कूलम और 2L यानी लंबाई है, लंबाई का SI मात्रक मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर हो जाएगा। अगर एग्जाम में आप लोगों से बीमीय सूत्र पूछ लिया जाए, बीमीय सूत्र, तो बीमीय सूत्र इसका कैसे निकालेंगे सर, तो ये फॉर्मूला मालूम है, P बराबर Q इंटू 2L। तो Q का जो बीमीय सूत्र होता है 80 होता है, और ये L लंबाई, लंबाई के लिए क्या लिखते हैं L, तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो Q का होता है 80 और लंबाई का L, तो इसका बीमीय सूत्र जो है 80L हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है P, ये सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। तो जब सदिश राशि है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है वो ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक जो है अच्छा से समझ में आया होगा। आगे हम लोग जो है आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।